हाय एवरीवन, आई एम बैक अगेन टू डिस्कस विद यू द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये नवंबर दिसंबर के 4 लेक्चर सीरीज़ में से सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहला लेक्चर सीरीज़ है, जिसमें हम आपको नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स का शॉर्ट में रैप देंगे और विल ट्राई टू एक्सप्लेन ओनली द वन लाइनर्स। बिकॉज अभी जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर लार्जली प्रिपेयरिंग फॉर अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट। दो वन लाइनर्स डेफिनेटली क्लाट 2025 में भी आपको हेल्प करेंगे। नवंबर दिसंबर का करंट अफेयर्स क्या 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो क्लाट होने वाला है 2025 में, विच इज़ गोइंग टू बी देयर इन दिसंबर 2024, क्या उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, वन लाइनर्स जो हैं, यहाँ पे जो न्यूज़ है, जो न्यूज़ हमारी सेट हो रही है, ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ एक तरीके से बेस बनाएगा आपका आगे आने वाले करंट अफेयर्स के लिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। अब ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम से होती है। इट्स अ डिजीज़ दैट वी वांट टू एलिमिनेट। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने निक्षय मित्र पोर्टल का भी इनाग्रेशन किया है, जहाँ पे वॉल्टियरशिप के माध्यम से इस बीमारी को हम हटाना चाहते हैं भारत से। पूरी दुनिया में ये डिज़ीज़ 2030 तक हटाई जाती है, WHO 2035 तक प्लान कर रहा है। इंडिया ने लार्जली कह दिया है 2025 तक हम हटा देंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है कि इसका जो प्रेवलेंस है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किन कंट्रीज़ में पाया जाता है। ऑप्शन देगा आपको इंडिया, चाइना, फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस इसका इंडिया में है। आप देख सकते हैं 30 हाई बर्डन टीबी कंट्रीज़ में बात करें तो 27% जो है केसेस इंडिया में है, राइट, ग्लोबल बर्डन। उसके बाद फिर वी हैव 10% विद इंडोनेशिया विच इज़ एट सेकेंड पोजीशन, चाइना 7.1% एंड फिलीपींस इज़ एट द फोर्थ पोजीशन, पाकिस्तान लार्जली। तो इससे एक ऑब्जर्वेशन हमें क्या दिखाई देता है, इससे जो मेजर ऑब्जर्वेशन हमारे सामने निकल के वो ये आता है कि जो साउथ एशियन रीजन है, साउथ एशियन रीजन या साउथ ईस्ट एशियन रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन, यहाँ पे टीबी का प्रेवलेंस ज़्यादा है। मार्च 24 को ट्यूबरकुलोसिस डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार की थीम थी येस वी कैन एंड टीबी। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ से जो क्वेश्चंस निकल के आएंगे, लार्जली 7 to 8 क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज बन सकते थे वो हमने यहाँ पे देखे हैं। अब एक चीज़ आपको थोड़ा थॉट प्रोसेस आपके सामने छोड़ रहा हूँ, आपके सामने आई एम पुटिंग अ थॉट प्रोसेस कि ये प्रेवलेंस ट्यूबरकुलोसिस की साउथ एशियन रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में क्यों है। व्हाट कुड बी द रीज़न? क्या यहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा है? क्या यहाँ पे बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ का प्रेवलेंस ज़्यादा है? क्या यहाँ पे एयर पोल्यूशन या द काइंड ऑफ एयर दैट इज़ देयर, इसकी वजह से क्या ट्रांसमिट हो रही है डिजीज़? या यहाँ पे हेल्थ, जो कह सकते हैं आप, जो हेल्थ स्टेटस है, जहाँ पे प्रिवेंटिव केयर जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन जैसी वैक्सीन का क्या रिस्पॉन्स है? क्या ये सब कारण है? मूविंग टू द नेक्स्ट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उड़ीसा ने, स्टेट ऑफ उड़ीसा ने फाइनली नोटिफाई कर दिया है कि वो पीसा एक्ट को, पीसा एक्ट 1996 को अपने स्टेट में क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। सबसे पहले तो आप इस ज़रा मैप को देखिए। ये जो मैप आपको दिखा रहा है इंडिया का, इस पर्टिकुलर मैप में जो देखने वाली इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने है कि ट्राइबल रीजन्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो इंडिया में जो ट्राइब्स की संख्या है, जो ट्राइबल रीजन्स हैं, अगर आपको पॉइंट आउट करूँ मैं तो वो लक्षद्वीप में आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पे अंडमान और निकोबार के जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे मिलेंगे। इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सम एक्सटेंट ऑफ उड़ीसा, तो थोड़ा सा आपको आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये वाला जो रीजन है, इस तरीके से आप देखिए अगर, तो ये वाला रीजन आपको पूरा का पूरा ट्राइबल एरिया से दिखाई देगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राइबल एरियाज़ इस जगह पे रहते हैं। फिर कुछ ट्राइबल एरियाज़ आपको जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में दिखाई देंगे और फिर आपको नॉर्थ ईस्ट में भी दिखाई देते हैं। तो इंडिया में अगर ट्राइबल रीजन्स की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ ट्राइबल्स जो है वो आपको इस रीजन में दिखाई देती है। अब ज़रा इस रीजन की अगर आप जोग्राफ़ी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द जोग्राफ़ी ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, you will find that this geography is full of forest cover. This geography is full of forest cover along with presence of minerals.
along with presence of minerals. नाउ प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स की वजह से क्या होता है, लैंड जो एक ऐसा एसेट है कि इसको स्टेट रेगुलेट करता है कि नहीं? लैंड को कौन रेगुलेट करता है? स्टेट रेगुलेटेड होता है। और लैंड स्टेट रेगुलेटेड द्वारा कौन सा स्टेट? यानी यूनियन स्टेट लिस्ट में आता है, यानी राज्य सरकार की पूरी पावर होती है ज़मीन को लैंड करना। अब ज़मीन जो है एक ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लार्जली जो ट्राइबल रीजन्स को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दिया है, वो उनके कल्चर के साथ साथ उनके कल्चर का एक अटूट हिस्सा होता है उनकी ज़मीन, यानी सेपरेशन फ्रॉम देयर ओन लैंड। सेपरेशन फ्रॉम देयर लैंड हम लोग अवॉइड करते हैं। ट्राइबल्स को उनकी ज़मीन को से अलग करना नहीं चाहेंगे, ना करना चाहिए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है फिर? अगर ट्राइबल्स, तो जब भी आपको कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी करानी है, मान लो आपको कहीं पे एक पर्टिकुलर माइन है जहाँ पे जिसके चारों तरफ अपने को कोल और आयरन मिला। अब कोल और आयरन एक ऐसी जगह पे मिला मिला जो जंगल में है, ठीक है? तो जो जंगल ज़मीन है ना, जंगल और ज़मीन, जन जंगल ज़मीन, जन जंगल और ज़मीन, ये तीन जेज हैं जिसके ऊपर ये काम करते हैं। कौन? ट्राइबल्स डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर किसी ज़मीन पे अपने को माइन मिली, तो ये माइन का जो भी ऑक्शन है वो कौन कराएगा? यूनियन गवर्नमेंट। यानी उस ज़मीन को खनना पड़ेगा, जंगलों को साफ करना पड़ेगा। तो एक ट्राइबल पर्सन जो कि उस एरिया में, उसके लिए वो ज़मीन ज़रूरी है, गवर्नमेंट तो आके ले लेगी, कहेगी माइनिंग कोल और आयरन हमारी कंट्री की इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 में हमने प्रोटेक्शन दे रखा है। कहा है कि जो ट्राइबल लैंड है वो नॉन ट्राइबल पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। राइट, ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। लेकिन अब उसी कंटेक्स्ट में एक नया एक्ट है, एक 1996 का, जो ये कहता है कि ट्राइबल्स को के पास अपने एरिया के कंटेक्स्ट में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो ज़मीन है उसको मैनेज करने की पावर है ना? उनको हमने प्रोटेक्ट कर रखा है ट्राइबल्स को। लेकिन उसका क्या बेसिस होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए? तो वही फॉर्मेट होना चाहिए जो भारत में किसी भी अन्य गांव का है। तो उस अन्य गांव में जो फॉर्मेट है वो पंचायत का है। तो पंचायत का एक्सटेंशन ट्राइबल रीजन्स में, शेड्यूल्ड एरियाज में करेंगे। ट्राइबल रीजन्स को हम लोग लीगली ट्राइबल रीजन्स नहीं कहते, हम लोग उसको शेड्यूल्ड एरिया कहते हैं। तो पंचायत एक्ट 1996 का एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज में भी होगा। ये इम्पॉर्टेंट है। यानी जो भी ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे वो ट्राइबल अफेयर्स अपने हिसाब से डिसाइड करें, दैट्स गुड, बट इट हैज़ टू बी डन based on the idea of local self-government that was enshrined in the 73rd Amendment Act 1992. So 73rd Amendment Act 1992, which created panchayats as a constitutional bodies, are being extended to the tribal areas. Now, earlier what was happening, these tribal areas could not be pressurized to adopt a governance model which is based on what other parts of India are following, because tribals have that special protection. But Panchayat extension to scheduled areas 1996 makes it mandatory. But then, why Odisha per se? Because the implementation of this particular act is to be done by states. So any state which has large population of tribals would not want to extend this PISA Act 1996 because of political reasons. They or he, the party, might lose tribal people trust. Odisha recently has decided that yes, it is going to extend PISA Act 1996. Right? Now, what is being discussed in this act? The role of the Gram Sabha. What is a Gram Sabha? Gram Sabha is the population, that segment of the society in rural areas who are eligible to vote, right? So it is a body of registered voters in the village. Now, what does this power, what does this Gram Sabha enjoy? So Gram Sabha has the power with respect to acquisition of land, minor minerals, and grant of prospecting license or mining lease, control over intoxicants, and prevention of alienation of land
in the scheduled areas and control over the markets. So these are the segments, these are the areas which are important bone of contention between tribals and government. And that is where the Gram Sabha, that is the electing population of the village, can come take a decision on this, and the government, state government or union government also has to acknowledge it. अभी आके ट्राइबल्स अपनी बात कुछ भी कहते होंगे तो वो गैर कानूनी डिक्लेयर कर देते हैं एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीसा एक्ट 1996 इम्प्लीमेंट की जाएगी और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी इसमें कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती है। बट पीसा एक्ट का क्या पर्पज़ है ये आपको पता है, किस ईयर में आई ये पता है, कौन सा रीसेंट स्टेट है जिसने उसको इन्फोर्स कराया ये आपको पता है। तो इसमें हम लोगों ने लार्जली आराम से 4-5 फैक्ट्स देख लिए। तो ओवरऑल इन दो करंट अफेयर्स से हमने ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यूज़ जो हैं, एमसीक्यू बेस्ड इंफॉर्मेशन को कवर कर लिया है। इसी तरीके से हम हमारे आगे के सेगमेंट को भी कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक फॉलो किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक और न्यूज़ है कि आईएएस कोचिंग के ऊपर 1 लाख रुपए तक का फ़ाइन लगा दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी 3 टियर मैकेनिज़्म है। ये 3 टियर मैकेनिज़्म है जो कि जिला, राज्य और नेशनल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल तीनों पे ये अथॉरिटी काम करती है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक तरह की स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसी अथॉरिटी है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बोले तो एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट से निकल के आती है। स्टैट्यूट कौन सा है? द स्टैट्यूट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कंज्यूमर को फॉल्स प्रोडक्ट से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, ख़राब प्रोडक्ट से बचाया जाता है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो डिस्प्यूट रिड्रेसल है, यानी कंज्यूमर का जो डिस्प्यूट है वो भी एक क्वासाई जुडिशल बॉडी के द्वारा कराया जाता है, जिसको हम कंज्यूमर कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और उसमें इम्पॉर्टेंट ये भी बात है कि 1986 की इस एक्ट को 2019 वाली एक्ट ने रिप्लेस कर दिया, जहाँ पे ये जो कोर्ट की पावर्स है, पेक्यूनरी पावर्स, कितने तरह का मैटर, कितने अमाउंट तक का मैटर ये सुन सकती हैं, उसको बदला है। एक लॉ के एंट्रेंस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग हमेशा लॉ ऑफ टॉट के साथ पढ़ेंगे, तो लॉ के एंट्रेंस में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सेंट्रलिटी या इम्पोर्टेंस को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है? सिंगल पॉइंट एक्सेस देता है जहाँ से आपको जस्टिस दी जा सके। और ध्यान से देखिएगा, 3 टियर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी, यानी 3 लेवल का कोर्ट बनाता है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, राइट, और स्टेट कमीशंस एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशंस। Now, if you will look at this particular news, you will find that this 2019 का जो current affairs है, that लोक सभा passes consumer bill with provisions for stiff fines। ज़रा इसमें देखें कि क्या चीज़ें हमारे नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इंट्रोड्यूस की गई। तो कंज्यूमर कमीशंस को अब टाइम दे दिया गया है कि 3 से 5 महीने के बीच में उनको अपने कोई भी कंप्लेंट उनके सामने आए कंज्यूमर कमिश्नर्स के सामने, तो उनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। 5 महीने के अंदर अंदर मामले की जांच करनी पड़ेगी और एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनानी पड़ेगी जिसके पास क्या पावर होंगी, वो कोई भी फॉल्टी गुड्स को बुला सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि मैगी के पैकेट्स में एक टाइम पे कुछ डिस्प्यूट हुआ था, तो नेस्ले ने सारे प्रोडक्ट्स मंगा लिए थे। तो अगर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कोई फॉल्टी गुड देखती है, कोई फॉल्टी प्रोडक्ट देखती है, मार्केट में बिक रहा है, उसके सामने इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो रिकॉल कर सकती है गुड्स को। ऐसी किसी भी चीज़ पे अगर हुआ है, कोई भी पैसा दिया गया है, तो रिम्बर्स करने का ऑर्डर दे सकती है। फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के लिए पेनाल्टी लगा सकती है और क्लास एक्शन सूट यानी कि सिविल सूट भी फाइल कर सकती है, राइट। दूसरा, जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी है ना, प्रोडक्ट की जो लाइबिलिटी है अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर फॉर एनी डिफेक्ट और डेफिशिएंसी इन सर्विस, दैट इज ऑल्सो बीइंग एंश्राइंड। मतलब मैन्युफैक्चरर, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर तीनों को क्या किया जा रहा है, किसी भी तरह की सर्विस डेफिशिएंसी में, ध्यान से देखिएगा गुड्स नहीं है, सर्विस डेफिशिएंसी के लिए भी लायबल ठहराया जा सकता है। और इसीलिए कोचिंग इंडस्ट्रीज़ क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में आती हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के चलते क्या किया गया, इन लोग पे 1 लाख का फाइन लगाया गया। क्लियर डेफिनेशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस दी गई है। क्या होती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस?
उसको बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट और लोन्स के कंटेक्स्ट में, और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। कंज्यूमर्स के जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, अगर वो किसी को वो लोग शेयर कर दें कंपनी वाले, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आएगा। ये एक वेलकम मूव था। नॉन कंप्लायंस, इसके ऑर्डर को ना मानने पे कंज्यूमर कमीशंस क्या है, 25,000 से 1 लाख तक का फाइन या 3 साल तक की जेल भी आपको दे सकती है। 6 महीने तक की जेल या 20 लाख तक का जुर्माना है अगर आपने सीसीपीए के ऑर्डर को नहीं माना। अगर आपने कंज्यूमर प्रोटेक्ट कमीशंस के ऑर्डर को नहीं माना तो सज़ा कम है। यानी इन कंज्यूमर कमीशंस के ऊपर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए है, सीसीपीए के ऑर्डर को ना मानने पे 6 महीने या 20 लाख तक का जुर्माना या दोनों मिल सकता है। फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट किए तो 10 लाख तक की पेनाल्टी है अगर आप मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर हो। अगर आपने दोबारा फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स किए तो 50 लाख तक का फाइन आपको लगेगा, और मैन्युफैक्चरर्स को जेल भी जाना पड़ सकता है। और किसी भी तरह का एंडोर्समेंट आप पे रोक देंगे, ब्लैंकेट बैन लगा देंगे 1 से 3 साल तक के लिए। और एक वेलकम मूव क्या था कि मीडिएशन को बोल दिया गया है एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरीके से, कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर एक कंज्यूमर है और एक मैन्युफैक्चरर है या सेलर है, उसके बीच में अगर डिस्प्यूट आ गया तो कोर्ट के बोलने पे, कोर्ट की अनुमति पे मीडिएशन भी करवा सकते हैं। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का भी प्रोविज़न ऐड कर दिया गया है 2019 से। उसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू डॉलर्स, इट इज़ रिलेटेड टू रूपी, यानी इट इज़ रिलेटेड टू मनी, राइट। कंज्यूमर फोरम्स जो हैं अब ज़्यादा बड़े बड़े मामले भी सुन सकते हैं। 1986 की एक्ट में डिस्ट्रिक्ट 20 लाख तक का मैटर सुन सकता था, स्टेट 20 लाख से 1 करोड़, और नेशनल अबव 1 करोड़। 2018 का जो बिल आया, यानी 2019 में जो पास होके एक्ट बना है, उसमें जिला स्तर पे 1 करोड़ तक का मामला, स्टेट में 1 से 10 करोड़ का मामला, और नेशनल पे अबव 10 करोड़ का कोई भी मामला है तो वो नेशनल लेवल पे जाएगा। इसी को हम पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ये एक तरह का जुरिस्डिक्शन होता है जो अलग अलग बॉडीज़ में होता है, राइट। नाउ आफ्टर अ गैप ऑफ अराउंड 32 ईयर्स हम लोगों ने क्या किया है, फाइन्स किस पे, अगर जैसे प्रोविजंस फॉर इम्पोजिंग फाइन्स ऑन सेलिब्रिटीज फॉर एंडोर्सिंग फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स एंड पेनाल्टीज इंक्लूडिंग जेम टर्म फॉर मैन्युफैक्चरर फॉर कमिटिंग दी ऑफेंस। तो अगर कोई फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स में कोई एक्टर भी है तो उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या कर सकती है, फ़ाइन लगा सकती है। ये एक वेलकम मूव है, एक इम्पॉर्टेंट मूव है हमारे लिए। तो यहाँ पे आपने बहुत कुछ सीखा, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट सीखे हैं आपने। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी आपके सामने आ सकता है। अब इसका मेन पर्पस है रेगुलेटरी मैटर्स को डिसाइड करना, रेगुलेशंस बनाना, कायदे कानून बनाना कंज्यूमर के राइट्स और उसके प्रोटेक्शन को प्रमोट करने के लिए। और कंज्यूमर्स को एक तरह से एक संगठन, एक क्लास की तरह ये लोग ट्रीट करते हैं। क्या इस बॉडी का कॉम्पोजिशन होता है, तो इसमें एक चीफ कमिश्नर होगा जो इसका मुखिया होगा, और 2 अदर कमिश्नर्स होंगे जो इसको असिस्ट करेंगे। और साथ में याद रखिएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, दोनों ही तरीके के मामले लिए जा सकते हैं। जो 2 अदर कमिश्नर्स हैं उसमें से एक कमिश्नर गुड्स को देखेगा, दूसरा कमिश्नर सर्विसेज को देखेगा, यानी दोनों ही कमिश्नर्स अपने अपने सब्जेक्ट डोमेन में इंडिपेंडेंट हैं। मिस निधि खरे इस समय चीफ कमिश्नर हैं सीसीपीए की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत कॉमन भी है और पूछा भी जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ में ऑलमोस्ट अराउंड 10 क्वेश्चंस आपने और देखे हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ 3 न्यूज़ कवर करी है, एक तरीके से 30 एमसीक्यूज़ हमारे इन सब्जेक्ट से बन चुके हैं। प्लीज़ आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें या वीडियो को फिर से 1.5 या 2x की स्पीड पे चलाएं, और वीडियो में दिए गई बातों को, फैक्ट्स को अपनी कॉपी में प्लीज़ नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। तो 3 न्यूज़ हुई हैं हमारी। इन 3 न्यूज़ में 30 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। वो 30 फैक्ट की तरह अगर आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे तो आपको आगे फ़ायदा होगा। प्लीज़ अगर आपको आगे फर्दर न्यूज़ को देखना है जहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फॉर स्टेट्स के अपॉइंटमेंट में क्या रूल्स निकाले हैं वो हमें देखना है,
ल्यूइस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स इंडिया में काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों इंडिया में पार्टिसिपेशन ऑफ एग्रीकल्चर फोर्स जो है लेबर फोर्स है वो बढ़ता जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर डिक्लाइन हो रहा है, उसके बारे में क्या है ये न्यूज़, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना विथ रेस्पेक्ट टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एज वेल, राइट। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर का फूड प्राइस इंडेक्स निकालते हैं इंटरनेशनली, उसमें इंडिया ने कैसे परफॉर्म किया है, क्या है कारण कि इंडिया का जो इम्पोर्ट है और एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन पे है, और क्या इंडिया टॉप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन फॉलोड बाय दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का समिट दैट हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ बिकॉज चाइना और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसी तरीके से हमारा आगे का पूरा करंट अफेयर्स का लेक्चर है। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास यू शुड ज्वाइन द क्लैट मिनी प्रोग्राम दैट वी आर प्लानिंग फॉर क्लैट 2025, and this is largely the way we will be covering current affairs for the entire year. So there would be video lectures, there would be reading materials, there would be question sets that you will be getting, and in our classes we focus more on context and less on facts, more on context less on facts, because if you are aware with the context, if you are aware with the context of the news क्या चल रहा है, if you have an opinion, हमारा पर्पस आपके ओपिनियन को फॉर्म करने का रहता है, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर है तो फैक्ट्स बिकम वेरी हैंडी टू रिमेंबर, बिकॉज देन फैक्ट्स में एक सीक्वेंस समझ में आने लगता है। दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट। These current affairs can also be used for your upcoming MHCT and SLAT. So if you want to take a full course on the current affairs where I shall be telling you the current affairs from the month of June till the month of April for the coming session, you got to join the program. The fee of the program is very less. It's 2,500 rupees only monthly. In that you will be getting PDFs, you will be getting classes of legal, of current affairs as well, when if you are planning for CLAT 2025. If you're really planning for CLAT 2025 and you are really focused and serious this time, आई थिंक इससे सस्ता, इससे अच्छा कोर्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको 5 दिन में एटलीस्ट बेयर मिनिमम 3 घंटे की क्लास तो कमिट होती ही होती है। उसके एडिशनली जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास आएगा या कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ सिलेबस कवर कराना है, तो एडिशनल क्लास होती है। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमारे यहाँ पे क्लैट मिनी में। आप कॉलेज गोइंग हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको सभी तरह का रिकॉर्डेड सेशंस भी हमारे यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। पूरे कोर्स की फ़ीस 30,000 है। अगर आप जनवरी में ज्वाइन करोगे तो नेचुरली आपको 12 इंस्टॉलमेंट्स मिलती है, विच मेक्स द फी एज लो एज 2,500। बट लेट से अगर आप इसको लेटर ऑन ज्वाइन करते हैं तो पूरे कोर्स की फीस 30,000 है, विच इज़ नॉट गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। सो द अर्ली यू ज्वाइन द बेटर अपॉर्चुनिटी यू हैव एंड वेल प्रिपेयर्ड यू आर। ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।